नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So today I am going to discuss with you very important topic, and that is what the maintenance of widowed daughter in law। विधवा बहू का मेंटेनेंस के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई विधवा बहू अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है, एंड इफ यस अंडर व्हाट कंडीशंस एंड व्हेन कैन इट कम टू एन एंड, और ये कब नहीं ले पाएगी, कब ले पाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बिकॉज प्रैक्टिकल यूज बहुत है। एक लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नाउ उसको मेंटेनेंस चाहिए, पति तो रहा नहीं, अब वो मेंटेनेंस किससे लेगी वो, ठीक है। तो क्या वो अपने ससुर से, फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई शो यू सम क्वेश्चंस इन योर मेल्स। प्लीज सी द बोर्ड। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, देखिए आप लोग। व्हेन ए हिंदू is bound to maintain his widowed daughter-in-law and to what extent and under what conditions। कब कोई हिंदू अपनी पुत्र वधू को, विधवा पुत्र वधू को मेंटेन करने के लिए बाध्य है, बाउंड टू मेंटेन, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, किस सीमा तक, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन शर्तों के अधीन रहते हुए। तो नंबर 1 व्हेन ही इज बाउंड, नंबर 2 what is the extent, and number 3 under what conditions। this is the question in Bihar judicial services। what is the law regarding the maintenance of widowed daughter-in-law? this is Haryana judicial services 2010। what is the law? तो ये जनरल क्वेश्चन, यानी कि सभी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग फैक्ट सिचुएशंस, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर प्रॉब्लम्स पूछ ली गई हैं आपसे, यू विल हैव टू आंसर दैट। Applying relevant statutes of Hindu law and citing case law wherever required। यहां पर इन्होंने दे दिया है एक प्रॉब्लम, एंड दिस वाज द क्वेश्चन अगेन इन हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2013। what is the problem? This is the problem, please see them, read it with me। Kanika married Sanjeet in 2001 and they were living with the latter's parents। it means what? कनिका यहां पर हो गई बहू, शी इज व्हाट, डॉटर इन लॉ, एंड शी इज लिविंग अलोंग विद हर हस्बैंड एंड फादर इन लॉ। इन 2004 संजीत डाइड इन कार एक्सीडेंट। नाउ द हस्बैंड डाइज, देयरफॉर दिस लेडी नेमली कनिका बिकम्स widowed daughter in law। आफ्टर हिज डेथ कनिका was denied financial support and share in the ancestral property by her in-laws। तो आफ्टर हिज डेथ, यानी कि पति की मृत्यु के बाद में कनिका वॉज डिनाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय इन-लॉज के द्वारा उसको कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। कहां से? ना ही कोई शेयर दिया गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। सिंस कनिकास पेरेंट्स वर नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ, अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, हैड टू सपोर्ट देयर सन्स एजुकेशन, उन्हें अपने पुत्र की शिक्षा को भी सपोर्ट करना है एज वेल। एंड कनिका डिड नॉट वांट टू बर्डन देम, उनको बर्डन देना नहीं चाहती हैं वो। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू कनिका इन हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंतर्गत कनिका के क्या अधिकार हैं फॉर हर मेंटेनेंस से संबंधित क्या अधिकार हैं। तो ये आप देखो एक सिचुएशन आ गई यहाँ पर, ठीक। आई हैव रेड बिफोर यू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस which have come in different mains examinations। there were direct questions, different aspects से पूछ लिया उन्होंने, जैसे कि बिहार में पूछा गया। अदरवाइज एक जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज द लॉ। एंड थर्ड वाज द काइंड दैट व्हेन दे हैव गिवन यू ए प्रॉब्लम, कि एक लड़की है, उसकी शादी हुई, फिर वो विधवा हो जाती है, ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, ससुराल से प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, और पेरेंट्स भी इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, तब उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। अब ये आपको सॉल्व करना है, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। This is what section 19, maintenance of widowed daughter-in-law.
डॉटर इन लॉ कैसी, जो कि अब विडो हो चुकी है, और हमारे एग्जाम्पल में, हमारे क्वेश्चन में मैडम कनिका। प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात आपको समझ में आई नहीं आई, आप सब्जेक्ट में घुस चुके हैं नहीं घुस चुके हैं, कम ऑन हरी अप। सो दिस इज सेक्शन 19, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल। हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। दिस इज सेक्शन 19, राइट P for prelims, very important for prelims. And now I read it for you. This is Bayer Act section 19 clause 1. A Hindu wife whether married before or after the commencement of this act, this Hindu wife shall be entitled to what? Entitled कब? After the death of her husband, entitled to be maintained by her father-in-law. So I have read it for you. Now I explain it for you. This is what? So this is section 19. Section 19 talks about what? Right of whom? Right of a lady who is Hindu, number one. Number two, whose husband has died. Whose husband has died. Then what is the right of maintenance vis-a-vis father-in-law? तो according to this clause, section 19 clause 1 के अनुसार what? That the lady who is a Hindu wife and whose husband has died, after the death of her husband, she is entitled to be maintained by her father-in-law. वह अपने ससुर के द्वारा मेंटेन किए जाने के लिए एंटाइटल्ड है, अधिकारी होगी। इट मीन्स शी विल हैव ए राइट टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ। वो अपने पति के पिता के द्वारा मेंटेन किए जाने की अधिकारी होगी, एज पर व्हाट? सेक्शन 19 क्लॉज 1। गॉट इट? अब क्या इससे फर्क पड़ता है कि उसकी शादी कब हुई? वेदर शी मैरिड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मीन्स हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, या इसके बाद में हुई। तो प्लीज रीड इट again. It doesn't matter. This lady is what? See the board. Whether married before or after the commencement of this act, this phrase is very important because ये कोई rider नहीं है, ये कोई condition नहीं है कि what is the time of marriage. The lady, that wife may be married even before the commencement of this act. इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले भी विवाहित हो सकती है, विवाह किया हो सकता है, या फिर उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद में हुआ, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। व्हाट हैपेंड? हर हस्बैंड डाइड, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, दैट लेडी इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स जो उसके पति के पिता हैं, यानी कि उसके रिश्ते में ससुर हुए। तो बेसिकली ये एक विधवा बहू का अधिकार है मेंटेनेंस प्राप्त करने का अपने ससुर से। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहां तक समझ करके आगे बढ़ते हैं फिर। सो सेक्शन 19 ऑफ द हामा टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द विडो डॉटर इन लॉ, whether married before or after the commencement of this act. Now this is, now you see the proviso of this. Provided and to the extent, please see the word, see the beauty of Bayer Act. Provided and to the extent, इनको अलग अलग ध्यान से पढ़ना आप लोग अच्छे तरीके से। Provided and to the extent, provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance from the estate of her husband, of her father or mother, be from her son or daughter, if any, or his or her estate. तो I read the proviso for you. Now I explain it.
तो इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन 19 क्लोज 1 वी रेड दैट शी इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द फादर इन लॉ, लेकिन दिस इज नॉट कंडीशनल. दिस राइट ऑफ दैट लेडी दैट इज विडोड डॉटर इन लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट राइट. ये उसका आत्यंतिक अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि डेथ हो गई हस्बैंड की तो जनाब आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा. नो, इट इज नॉट सो. इट इज कंडीशनल ऑलवेज. इट इज कंडीशनल. कंडीशनल ऑन व्हाट? दैट इज मेंशन्ड इन व्हाट प्रोविजो. और प्रोविजो में देखो दो शब्द हैं, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट. इनका अलग अलग व्याख्या होगी, इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगा अभी ये. यानी कि इन शर्तों को और टू द एक्सटेंट मतलब किस सीमा तक पढ़ते हैं. दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ. शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ. पहली शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? जनरल बात क्या है कि वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, खुद को मेंटेन नहीं कर सकती अपनी स्वयं की अर्निंग से, एक बात, या अपनी प्रॉपर्टी से अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, नंबर 1 सिचुएशन है. या फिर अगर उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो अपने पति की एस्टेट संपदा से, अपने पिता की संपदा से, अपनी मदर की संपदा से, या फिर अपने बेटे या बेटी यदि कोई है उनकी संपदा से, उनसे या उनकी संपदा से मेंटेन नहीं कर पाती है, तभी ऐसा होगा और उसी सीमा तक होगा. टू दैट एक्सटेंट. समझे? अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग इसको दोबारा ढंग से समझने के लिए. प्लीज सी दिस. नंबर 1, शी इज अनेबल टू मेंटेन. ये पढ़िए आप एक साथ एनसर्कल पर. शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स, अपनी स्वयं की अर्निंग से, और अदर प्रॉपर्टी आउट ऑफ अदर प्रॉपर्टी. तो ये पहली शर्त है. आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, शी इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड. ये जो लाइन है दिस इज ये शी इज ग्रीन कलर से मैं जो कर रहा हूं उसको, शी इज शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय फादर इन लॉ प्रोवाइडेड she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property. तो ये entitlement to the maintenance जो है, जो entitlement to maintenance है, that is subject to condition that she is unable to maintain herself. Maintain herself from what? From her own earnings. अपनी अर्निंग से मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फिर उसके पास कोई संपत्ति है उससे अर्निंग नहीं हो पा रही है, उससे मेंटेन नहीं कर पा रही है. अब यहां पर एक जो मैंने आपको कहा कि प्रोवाइडेड के बाद में शब्द टू दैट एक्सटेंट मीन्स ये भी हो सकता है शी इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ पार्शियली फ्रॉम हर ओन अर्निंग्स और फ्रॉम ओर प्रॉपर्टी. कि वो अपनी आय से या अपनी संपत्ति की आय से मेंटेन तो कर पा रही है, लेकिन ओनली टू सम एक्सटेंट. सपोज शी नीड्स ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ, बट शी इज एबल टू अर्न ओनली 5,000 रुपीज. then she is entitled to get maintenance of rupees 5,000 to that extent to which she is unable to maintain herself. बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो वो तभी मेंटेनेंस ले पाएगी जब वो खुद की आय से या खुद की संपत्ति से वैसा करने में असमर्थ हो, और उसी सीमा तक ले पाएगी जिस सीमा तक असमर्थ है. It means if she is unable to maintain to some extent, she is able to maintain to some extent but not to full extent, then for the remaining part she can claim maintenance from her father-in-law. Please let me know this is clear to you or not. Come on. Now we take it as this. Suppose she is unable to maintain herself out her own resources. अपने resources से वो खुद को maintain नहीं कर पा रही है. What will happen in such situation? Then where she has no property, then this is the second requirement. Okay, if you don't have your property, you don't have your own earning, okay, then you should see that whether she is unable to get maintenance from what? She is unable to obtain maintenance from the estate of her husband or her father or mother. This is the next situation. If she is not, okay, suppose madam की कनिका whatever जो नाम था उनका, क्या नाम था, दिस इज कनिका इन आवर एग्जांपल, फाइन. तो मान लीजिए कनिका मैडम, शी अप्रोचेस टू द कोर्ट, देन शी विल फेस द वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, शी विल हैव टू प्रूव दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन रिसोर्सेज. अपने रिसोर्सेज से वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती. ओके, नहीं कर सकती है मैडम,
देन व्हाट अबाउट द एस्टेट ऑफ योर हस्बैंड, आपके पति ने जो आपके लिए संपत्ति छोड़ी है उसका क्या? इफ यू आर एबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम दैट यू कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम योर फादर इन लॉ। जनाब उनसे भी नहीं मिल सकती। अच्छा पति ने भी कुछ नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट नंबर आएगा आपके फादर और मदर का, क्या आपके पिता या माता की संपत्ति से आपको मेंटेनेंस मिल सकता है? उनसे भी नहीं मिल सकता है। ओके, अगर न पति की संपत्ति से मिल सकता है ना फिर पिता या माता की संपत्ति से मिल सकता है, देन कम्स द क्लॉज बी, देन फ्रॉम हर सन और डॉटर, देन कम्स द नंबर ऑफ सन और डॉटर। ये देखा जाए क्या उसके पुत्र या पुत्री या उनकी एस्टेट से उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर वहां से भी नहीं मिल सकता है देन यू विल से दैट शी इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ। तब ये माना जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि नाउ शी इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय फादर इन लॉ। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो ऑब्लिगेशन है फादर की, उसके बारे में अगर मैं आपको एक शब्द में कहूं, एक लाइन में कहूं, तो यू कैन से लाइक दिस। This is, you read the line and this is very beautiful line, you should use it in your mains. Under section 19, the father-in-law's obligation to maintain daughter-in-law is not a primary obligation. Primary obligation नहीं है, number 1. It is not even secondary obligation. It is a remote obligation. Third number. आप समझे इस बात में कि यहां पर क्या है कि ये जो फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर इन लॉ की जो ऑब्लिगेशन है वो प्राइमरी ऑब्लिगेशन नहीं है। इट मींस इट इज नॉट एज इफ जैसे प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी होती है? हस्बैंड की होती है वाइफ के प्रति। वी हैव रेड इट इन सेक्शन 18। सेक्शन 18 में हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस इज द प्राइमरी ऑब्लिगेशन हस्बैंड की ही है। तो हस्बैंड के बाद में क्या प्राइमरी ऑब्लिगेशन फादर इन लॉ की हो जाती है? नहीं होती, आप पढ़ चुके हैं आप। तो फादर इन लॉ की प्राइमरी ऑब्लिगेशन भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी है? वो खुद के रिसोर्सेज को देखेगी पहले कि क्या अपने रिसोर्सेज से मेंटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है साहब? फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड। तो प्राइमरी ऑब्लिगेशन तो वहां चली गई अगर किसी की है तो। अच्छा तो क्या सेकेंडरी ऑब्लिगेशन है? नो, सेकेंडरी भी नहीं है। देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ द पर्संस फ्रॉम हुम शी शुड सीक द मेंटेनेंस। नंबर 1 हस्बैंड, फादर, मदर, सन, डॉटर। उनके बाद में फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन आती है, और इसीलिए एक वर्ड दिया गया है, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? रिमोट ऑब्लिगेशन। इट इज रिमोट ऑब्लिगेशन। It is remote obligation. It is not primary obligation. It is not even secondary obligation, but it is remote obligation. Come on, did you get it or not? So this is what she will have to prove. The daughter-in-law will have to prove these conditions that she is unable to maintain herself. आगे पढ़े, बात समझ में आ गई आपको? Now let's read the bare act further. What is this? This is now 19 clause 2. Again very important. This is any obligation under subsection 1. What were the obligation? Obligation to maintain widowed daughter-in-law shall not be enforceable. law के द्वारा enforce नहीं, प्रवर्तनीय नहीं होगी if the father-in-law has not the means to do so from co-personal property in his possession. This is the what next limitation you कह सकते हैं, ये next condition हो गई अगर इनको लेना है तो। now कि क्या is this only sufficient कि ये जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ है, if she proves that my husband has died, number 1, number 2, I have no resource of my own to maintain myself, number 3, I don't have any means of maintenance either from the estate of my husband or father, mother, son or daughter. Is it only sufficient? No. Even if those conditions exist, अगर वह सारी conditions exist करती हो, वो सभी conditions satisfied हो, death of the husband unable to maintain, even in that case, even if it is so, father-in-law cannot be forced to maintain.
उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है अगर उनके पास ऐसा हो सकते हैं कि वो कब देंगे, ऐसा फादर इन लॉ कब देंगे, when he is in the possession of the co-partnership property. It is necessary that father-in-law must be in possession of co-partnership property. और co-partnership property कौन सी, out of which daughter-in-law has not obtained any share. समझे? तो ये है नेक्स्ट बात कि father-in-law must be in possession of the co-partnership property and out of which daughter-in-law has not obtained any share. उसमें से daughter-in-law ने कोई भी अपना हिस्सा नहीं लिया हो. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट कि अगर वो सारी कंडीशंस पूरी हो जाए, डेथ ऑफ द हस्बैंड हो गई, अनएबल टू मेंटेन है कि ससुर जी मुझे मेंटेन कीजिए आप, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द कोर्ट 19 क्लॉज 1. ससुर जी कहेंगे देखो बिटिया 19 क्लॉज 2 को भी पढ़ लो, मेरे पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी co-partnership प्रॉपर्टी इन माई पोजेशन, है ही नहीं, यू कैन नॉट फोर्स मी टू मेंटेन यू. Why? Because of this language. Obligation shall not be enforceable. Obligation under section clause 1, that is what the right to maintain. Obligation to maintain daughter-in-law is not enforceable if he is not in the possession of the co-partnership property out of which the lady has not taken any share. इसको समझाता हूं क्या मामला है. देखिए, एक फैमिली है, को-पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उनकी, जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी है ना, को-पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, उसमें फादर हैं, उसमें इस लेडी के हस्बैंड हैं और हस्बैंड का वाइफ, यानी कि फादर ऐसे करते हैं कि प्लीज सी द बोर्ड दैट विल फाइन, आई थिंक दिस इज फादर, उसके सन नंबर 1, सन नंबर 2 एंड दिस सन इज मैरिड टू W1. Now S1 dies. Now who remains? Father-in-law remains, S2 remains, and W1 is there as the heir of S1. Now this was S1, S2 were the co-partners. They were holding co-partnership property. Now S1 जो है, S1 की जो डेथ हो जाती है, now this property is in the possession of what? F. फादर के पोजेशन में है. तो दैट, और W1 ने अपना शेयर इसमें से लिया नहीं है, वाइफ ने अपना शेयर यहां से लिया नहीं है. तो तब जाकर के एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यस वी कैन से ही इज इन द पोजेशन ऑफ द को-पार्टनरशिप प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच W1 हैज नॉट टेकन एनी शेयर. मान लीजिए पार्टीशन हो चुका था पहले, है ना, और W1 ने अपना शेयर ले लिया, यानी कि वाइफ ने अपना शेयर आउट ऑफ दैट को-पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ले लिया. In that case, father cannot be compelled because now he has no co-partnership property. Are you getting this point? If she has taken share from the co-partnership property, she will not be entitled. So father-in-law can be obliged, can be forced to give maintenance only if he is in the possession of the co-partnership property, and that too out of which daughter-in-law has not obtained any share, जिसमें से daughter-in-law ने कोई भी शेयर नहीं लिया है. Come on, did you get it? Come on, everyone please. Now again read कीजिए, please read it again. Next thing which you should understand is this: what? Any obligation under subsection 1 shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do so from, please see this phrase in red color is very important, has not any means to do so. This is again very important, this is very important actually. So sometimes it may happen that father-in-law may be in possession of the property, father-in-law may be in possession of the co-partnership property, but out of that he has no means to provide the maintenance. उस प्रॉपर्टी से कोई कमाई नहीं हो रही है, तो simply being in possession of the co-partnership property will not
will not subject father-in-law to give maintenance to the daughter-in-law who is now widow. Why? Because sometimes it may happen, suppose there is a land, barren land, co-parcel property तो है, लेकिन वो ऐसा लैंड है, बैरन लैंड है, उस पर उगता कुछ नहीं है, उससे इनकम कुछ नहीं आती है, नो इनकम एट ऑल. So in that case, if he has no means to do so, then again this obligation cannot be enforced against father-in-law. एक ऐसा मकान है, टूटा फूटा है, जो किराए पे नहीं चढ़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा, इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वहां से मेंटेनेंस नहीं दिया सकता उससे. Again in that situation, you see the father-in-law is in possession of the property, but he is not able to maintain. Even in that condition, such obligation shall not be enforceable. Come on, did you get it? हाँ ना बताइए. So इसका मतलब ये होगा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन कौन सी कंडीशन? सी दिस. The right to claim maintenance is conditional. Father-in-law must be in possession of co-parcel property out of which widowed daughter-in-law has not obtained any share. ये पहली कंडीशन है. और साथ ही साथ father-in-law has means to provide maintenance to her out of the co-parcel property. दूसरी कंडीशन भी जरूरी है ये. तो there are two conditions. He must be in possession of the co-parcel property. Number second, he should have also the means to provide maintenance out of that co-parcel property. उस co-parcel property से मेंटेनेंस देने के लिए उसके पास ऐसे मीन्स होने चाहिए, ऐसे साधन होने चाहिए ताकि मेंटेनेंस दिया जा सके. तो बहू रानी केवल ये नहीं कह सकती हैं कि ससुर जी आपके पास ही संपत्ति है, कुछ करो मेरा, मुझे नहीं पता, आपके पास मकान है, आपके पास लैंड है. ससुर जी ये कह सकते हैं कि बहू देखो प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है, लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो सकती है. रीजंस यू नो इट वेरी वेल. एंड इन दैट केस सेक्शन 19(2) की को अप्लाई करके फादर इन लॉ कैन अवॉइड हिज लायबिलिटी. तो हाँ आया ना, समझ में आया नहीं आया? कम ऑन, हरी अप. If you read it again, you will come to know what is the picture now. Picture becomes very clear now. First of all, I will read it now very fast. Section 19, clause 1. Section 19, clause 1 says that Hindu wife married, इसको आप जानते हैं, before or after commencement of this act shall be entitled after the death of her husband to be maintained by her father-in-law. सीधी सी बात है, एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से मेंटेन की अधिकारी होगी, चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ में पहले या फिर बाद में हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मिला उसको, लड़की को राइट मिला विडो को. एंड सेकेंडली देन कम्स, लेकिन यहाँ पे आ गया प्रोविजो, इट मीन्स इट बिकम्स कंडीशनल नाउ. प्रोवाइडेड दैट इस शब्द की वजह से प्रोवाइडेड दैट यहां से हुआ शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ. शर्त यही है कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है आउट ऑफ हर ओन रिसोर्सेज, अर्निंग या प्रॉपर्टी से. एंड इफ शी हैज नो प्रॉपर्टी शी इज अनेबल टू मेंटेन फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड और फादर और मदर, सन और डॉटर और देयर एस्टेट. यहां से ये हुआ. तो पहली कंडीशन ये हुई आपकी, ये हुई पहली बात हुई डेथ. नंबर 1 डेथ ऑफ हस्बैंड. नंबर 2 अनेबल टू मेंटेन, कैसे? आउट ऑफ हर ओन रिसोर्सेस, आउट ऑफ एस्टेट. एस्टेट किस किस की? हस्बैंड, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, एस फॉर सन, डी फॉर डॉटर. इनकी एस्टेट से, इनसे वो अनेबल है. और यहां पर थर्ड फादर इन लॉ, ये क्या है? पोजेशन में है, पोजेशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी प्लस मीन्स टू मेंटेन है. तो ये सारी शर्तें पूरी होंगी, देन शी विल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड. पति की डेथ हुई हो, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हो अपने रिसोर्सेज से, पति की, पिता की, माता की, बेटी की संपदा से नहीं कर पा रही हो, उस और साथ ही साथ फादर इन लॉ
जो फादर इन लॉ हैं वो कोपार्सनल प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो जिससे बहू ने हिस्सा ना लिया हो और फादर के पास ऐसे मीन्स हो, साधन हो जिससे वो मेंटेनेंस दे सकते हो। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी देन शी विल बी एंटाइटल्ड to take maintenance from her father-in-law, and then this obligation upon the father-in-law can be enforced. Come on, this is the answer of that. What is the law in that regard? Come on, this is final. फिर one to one कुछ और चीजें बढ़ेंगे आगे को. Next point in that case, you should understand this. You see what is the meaning, what is the importance of this phrase. एक बार समझा चुका हूं, फिर मैं समझा रहा हूं. To the extent, this is very important because this limits the right. This limits the right. ये प्रोविजन में जो शब्द लिखा हुआ है to the extent, what is the meaning of that? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि to the extent she is unable to maintain herself, she can get maintenance. वो जो मेंटेनेंस ले सकती हैं उसी सीमा तक ले पाएंगी जिस सीमा तक वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं. 10% मेंटेन कर पा रही हैं, 90% मेंटेनेंस फादर इन लॉ. 50% मेंटेन कर पा रही हैं, 50% फ्रॉम फादर इन लॉ. तो ये उसकी बात करता है. टू दी एक्सटेंट का मतलब यही है कि उस सीमा तक मेंटेनेंस लेंगी जिस सीमा तक अपने को वो मेंटेन नहीं कर पा रही हैं. तो प्लीज माय स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आपको आई है नहीं टू दी एक्सटेंट का. देखो मैंने एक एक शब्द को बहुत ढंग से समझाया, कोई एक भी फ्रेज ऐसा रहा नहीं है जिसको मैंने नहीं समझाया हो आपको. कम ऑन. नाउ आई कम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे जिसको हम डिस्कस करने वाले थे. पहला क्वेश्चन ये था, देखिए, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ बिहार जुडिशरी मीन्स व्हेन ए हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन हिज विडो डॉटर. कब है? यू नो इट वेरी वेल. अब कब कर सकते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट, ये हम लोग कवर कर चुके. टू द एक्सटेंट शी इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड अंडर व्हाट कंडीशंस. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कंडीशंस. हो गया सॉल्व? नहीं हो गया क्वेश्चन ये. What is the law regarding the maintenance of the daughter-in-law? ये हो चुका, डिस्कस कर चुके हम लोग, ये मैंने करा दिया आपको. एंड नाउ द सिचुएशन इज दिस. अब इसको समझते हैं. देखिए ये जो प्रॉब्लम थी मैंने शुरू में पढ़ी थी आपके लिए, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं. कनिका मैरिड संजीत, नंबर 1 फैक्ट, इन 2001 एंड दे वर लिविंग विद द लेटेस्ट पेरेंट्स. तो ये पति पत्नी है, कहाँ रह रहे हैं? सास ससुर के साथ रह रहे हैं. ये लड़की अपने सास ससुर के पति के साथ रह रही है. पति की हो जाती है डेथ, संजीत डाइड, इट मीन्स शी बिकेम विडो नाउ. आफ्टर हिज डेथ कनिका वाज डिनाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इट मीन्स देयर वाज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विद इन लॉज. यहां पे देखिए बस ये. अब यहां पर क्या है क्वेश्चन भैया, जो कनिका के पति की डेथ हो जाती है, सेक्शन 19 अप्लाई हो जाएगा. कनिका के पति की डेथ हो गई. नाउ शी इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ. लेकिन कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल हैव टू सी, शी प्रूव दैट हर हस्बैंड हैज डाइड. तो नाउ दिस फैक्ट इज देयर, संजीत डाइड इन कार एक्सीडेंट. तो डेथ तो हो गई है, ये तो फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट है, सामने आगे बात है. नंबर दूसरी बात कि शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये बात लिखी नहीं है लेकिन यहां पर ये इंप्लाइड है अपने आप में कि पेरेंट्स वेल ऑफ नहीं है. हाँ, तो ये लिखी नहीं है लेकिन ये मेंटेन है, ये इंप्लाइड मान के चलेंगे यहाँ पर. और दूसरी बात यहाँ पर जो आई है, शी वॉज डिनाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द इन लॉज हु आर इन पोजेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो ये जो कंडीशन थी, फादर इन लॉ मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोपार्सनल प्रॉपर्टी, दैट इज मीट आउट है. यहाँ पर वो प्रूव हो रही है कि यस द फादर इन लॉ इज इन द पोजेशन. So she is neither able to maintain herself out of her own resources, and next is what? She is neither able to seek any kind of maintenance from her parents. तो वो कंडीशन, तो अनेबल वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई है. डेथ हो गई है, शी इज अनेबल टू मेंटेन फ्रॉम हर ओन रिसोर्सेज और फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, सन और डॉटर, वो फुलफिल्ड हो गई है. नेक्स्ट इज व्हाट? द फादर इन लॉ इज इन द पोजेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ये भी यहाँ पर आ गई है. अब यहाँ पर वही बात है कि नाउ अगर वो ये सिद्ध कर दे कि जो प्रॉपर्टी है ना, कि इफ ही हैज मीन्स टू, if he has mean, the father-in-law has means to, ये जो लाइन मैंने आपको पढ़वाई थी, yes, father-in-law has means to do so out of that property. So she will have to prove only the part that father-in-law is in the possession of the co-personal property out of which I have not taken any share.
इनके पास इनके कब्जे में प्रॉपर्टी है और मैंने इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं लिया है, एंड नाउ एंड ऑल्सो शी हैज मीन्स टू मेंटेन आउट ऑफ दैट. इफ इट हैपन्स, इफ इट प्रूव्स, देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ. तो ये क्वेश्चन आपको आया था हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में. इसकी आंसर राइटिंग क्लास, इसका आंसर लिखना कैसे चाहिए ये आप इसका आंसर लिख के मुझे देंगे और मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर या मॉडल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली. प्लीज लेट मी नो आपको यहां तक क्लियर होगा या नहीं होगा एवरीवन. केस लॉ है राज किशोर मिश्रा वर्सेस मीना मिश्रा, 1995. where the estate of parents, where from the estate of parents the daughter-in-law can maintain herself, question of obligation of father-in-law does not arise. तो हम लोग ये केस लॉ देख सकते हैं कि क्या कहता है केस लॉ राज किशोर मिश्रा कि जब वो लेडी अपने पेरेंट्स की संपदा से, एस्टेट से, संपत्ति से मेंटेन कर सकती है, तब फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होती है, अराइज ही नहीं होती है. लॉ के समझे यहां से नहीं कर सकती है वो. ठीक है, तो ये केस आ गया राजकिशोर का आपके सामने. और अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें और ऐड ऑन करता हूं. ये था नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हेन दिस ऑब्लिगेशन कैन कम टू एन एंड, और आगे क्या क्या हो सकता है, कब ये एंड हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्लिगेशन फादर इन लॉ की टू मेंटेन वो कब समाप्त हो सकती है, या यूं भी कह सकते हैं कब वो नहीं ले पाएंगी मैडम. तो उसका आंसर है ये. यू प्लीज रीड द लेटर पार्ट ऑफ 19 clause 2. And any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law. P4 फिल्म्स लगाइए कि अगर वो मैडम जो विडो हो चुकी हैं, अब वो अगर पुनर्विवाह कर लेती हैं, है ना, दोबारा शादी कर लेती हैं, रीमैरिज कर लेती हैं, तब फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी. दैट ऑब्लिगेशन विल कम टू एन एंड नाउ. कम ऑन, ये बात समझ में आपको आई नहीं? बहुत सिंपल सा फैक्ट है. So that obligation ceases to be enforceable once she remarries. And इसी के साथ साथ आप से प्रार्थना है आप जाइए सेक्शन 24 देख लीजिए. दिस इज सेक्शन 24 के साथ पढ़िए इसको आप. सेक्शन 24. No person shall be entitled to claim maintenance under this chapter if he or she has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. Again, if you read it along with that section 19 clause 2, you will come to know if the lady, if the wife, widowed daughter-in-law ceases to be a Hindu by converting to another religion, दूसरे धर्म परिवर्तन करती हैं अगर वो महिला, तब वो क्लेम नहीं कर पाएंगी. इसका मतलब राइट टू मेंटेनेंस विल कम टू एन एंड. तो अंत कब हो रहा है? ऑन रीमैरिज. नंबर 1 रीमैरिज कर लेंगी तो उनकी ऑब्लिगेशन वहां खत्म हो जाएगी. अगर वो कन्वर्ट करती है किसी और रिलीजन को, तब उनकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी. वो ठीक है, फादर इन लॉ की उनका राइट खत्म हो जाएगा और फादर इन लॉ की ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी. तो कब कर सकती हैं? हमने पढ़ लिया अनेबल फादर इन लॉ इन पोजेशन प्रॉपर्टी मीन्स टू मेंटेन. ठीक, किस सीमा तक कर सकती हैं? टू द एक्सटेंट शी इज अनेबल टू मेंटेन. एंड कब नहीं कर पाएंगी, कब खत्म हो जाएगा? ऑन रीमैरिज और द कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई. केस लॉ हमने देख लिया. पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से अगर वो कर सकती हैं अपने पे को सपोर्ट तो नहीं मिलेगा. ऐसे ही बाकी सारे केसेस हैं, हस्बैंड माता पुत्र पुत्री की संपदा से कर सकते हैं मेंटेन तो नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? उस लाइन को दोबारा पढ़िए अच्छे तरीके से, फिर इसको आप समाप्त कर सकते हैं. इसको एक लाइन देखिए, पढ़िए अच्छे तरीके से. दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ फादर इन लॉ. ऑब्लिगेशन, फादर्स इन लॉज ऑब्लिगेशन इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्लिगेशन, इज नॉट इवन ए सेकेंडरी ऑब्लिगेशन, इट्स ए रिमोट ऑब्लिगेशन. एक तो ये रिमोट ऑब्लिगेशन है, दूसरा इट इज वेरी लिमिटेड ऑब्लिगेशन. ही इज ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन ओनली फ्रॉम एनी कोपार्सनल प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन. तो रिमोट ऑब्लिगेशन है, रिमोट ऑब्लिगेशन है और बहुत लिमिटेड ऑब्लिगेशन है इन द सेंस कि प्रॉपर्टी के ही रेफरेंस में ओनली फ्रॉम द कोपार्सनल प्रॉपर्टी वो मेंटेन करेंगे उसको, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे. एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है? टू द एक्सटेंट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. अब इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से. मान लीजिए कि अगर क्या फादर इन लॉ ये कह सकते हैं कि हमारे घर तो रहती नहीं है,
हमारे साथ तो रहती नहीं है, हम तो नहीं करेंगे मेंटेन। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये रहा, widowed daughter-in-law could claim maintenance in the property, notwithstanding the fact that she does not live in her father-in-law's home. वह अपने ससुर के घर में नहीं रहती हैं, उसके बावजूद भी despite that fact she can claim maintenance from the father-in-law. Father-in-law cannot take this defense कि साहब हमारे यहाँ तो रहती ही नहीं है, इस पर कंडीशनल नहीं है। Did you get it? Please come on. केस का नाम है SV पार्थ सारथी। एग्जैक्ट नेम आपके नोट्स में दिया गया है, देख लीजिएगा पार्थ सारथी का। इसमें क्या बात कही गई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ये भी, क्योंकि वहां डेथ की बात की गई है, यहां पर एक ये बात की गई। प्लीज सी द बोर्ड, रीड इट। सिचुएशन क्या है? इफ हस्बैंड ऑफ द विडो इज नॉट नोन फॉर मोर देन 7 years, ये अगर सिचुएशन, विडो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं वाइफ, कहते हैं इसको वाइफ। हस्बैंड ऑफ द वाइफ इज नॉट नोन फॉर मोर देन 7 years, अगर किसी लेडी के पति को 7 साल से तक, वही सिचुएशन जो हम लोग एविडेंस से पढ़ते हैं, उस किसी व्यक्ति ने भी जो उसको नेचुरल सर्कमस्टेंस में सुनता, देखता, जानता नहीं, सुना, हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन फॉर अबाउट 7 years, 7 साल तक नहीं पता है, तो क्या तब भी वो मेंटेनेंस ले पाएंगी? यस, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस बिकॉज हिज हस्बैंड इज डीम्ड टू हैव बीन डाइड इन दैट केस। अगर 7 साल से लापता है तो ऐसी दशा में ये माना, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके पति की डेथ हो गई है, एंड इन दैट केस शी विल बी एंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम फादर इन लॉ एज पर सेक्शन 19। कम ऑन, हरी अप, समझ में आई ये बात? तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए समझने के लिए। कम ऑन, क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है, हस्बैंड नॉट नोन फॉर मोर देन 7 years, ओके। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? डीम टू हैव बीन डाइड, ये मान लिया जाएगा, दिस इज व्हाट दैट ही इज डाइड नाउ। इन दैट केस फादर इन लॉ इज लायबल टू पे मेंटेनेंस टू विडो डॉटर इन लॉ। कर लेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, मेंटेनेंस ऑफ ग्रैंडसन, क्या पोते के लिए भी दे सकते हैं बाय द पैटर्नल ग्रैंडफादर? क्या कोई पोता है ना ग्रैंडसन ले सकता है इस तरीके से? तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि जो विडोड है लेडी है, उसकी ड्यूटी है ना, उसका कमिटमेंट है, विडो का कमिटमेंट हुआ अपने पुत्र के लिए, तो एज ए मेंटेनेंस उसी के पार्ट के लिए कि भाई मेरा कमिटमेंट, उसका भी तो मेंटेनेंस का ही पार्ट हो गया। जो विधवा बहू है वो ये कह सकती है कि मेरा जो छोटा सा बच्चा है, लल्ला है, बेटा है, पुत्री है, उसको मुझे मेंटेन करना है, तो इन दैट वे अगर बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हो तब उसका भी मेंटेनेंस सीख किया जा सकता है, लिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आपको मेंस में लिखना नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी अगर कई बार आपसे कहीं पर प्रीलिम्स में या कहीं पर भी पूछ लें, या आपके मेंस में कोई एक टेल क्वेश्चन के रूप में दे दें, देन यू शुड नो दिस एज वेल। मिठाई लाल राम के केस में वही बात है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इस केस में वही बात कही है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस का मतलब क्या है? क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस का कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो वही है, उस दोनों बातें हैं। टू द एक्सटेंट शी इज अनएबल टू मेंटेन, एंड ऑल्सो जो कोपार्शनल प्रॉपर्टी है उसमें उससे कितनी कमाई हो रही है, उसका कितना हिस्सा बनता, उसका हस्बैंड होता तो उसका कितना शेयर बनता। जैसे इस केस में 4 कोपार्टनर्स थे, है ना, तो फिर 1/4 हिस्सा इस केस में क्या 1/4 हिस्सा उसको मेंटेनेंस के रूप में दिया गया कोर्ट के द्वारा कि भाई कोपार्टनर प्रॉपर्टी की इनकम में से जो 4 कोपार्टनर्स हैं उसका 1/4 का पार्ट आपको एज ए मेंटेनेंस यू कैन सी फ्रॉम दैट। बोलो, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, सौरभ के कुछ क्वेश्चन आए थे। दिस टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड, आई हैव डेल्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। नाउ दिस इज डियर सौरभ बोस, तो बॉस की बातें सुननी ही पड़ेगी मुझे। पहला क्वेश्चन सर, इनका सौरभ बोस हमारे स्टूडेंट हैं, इनका एक क्वेश्चन है, सर इफ शी हैज सफिशिएंट अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी स्टिल शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। इनका एक क्वेश्चन इन बिटवीन लेक्चर आया था, हालांकि आई हैव आंसर्ड दिस बट अगेन आई एम टेकिंग अप, कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं आई हो बात समझ में।
इफ शी हैज सफिशिएंट अर्निंग, अगर उनकी अर्निंग सफिशिएंट है तो क्या तब भी मेंटेनेंस ले सकती हैं? बिल्कुल नहीं ले सकती हैं, उसमें साफ साफ लिखा टू दैट एक्सटेंट शी इज रेबल, तो नहीं ले सकती हैं। अगर उस लेडी की अपनी अर्निंग ही पर्याप्त है देन शी कैन नॉट टेक। मैंने क्या कहा? रिमोट ऑब्लिगेशन एंड लिमिटेड ऑब्लिगेशन, ये समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है, सौरभ बाबू, इफ द फादर इन लॉ हैज नो अर्निंग एंड नो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक, and no self-acquired property, only some portion of co-parental property is in possession, then how he will give maintenance to the daughter-in-law। अब ये कह रहे हैं कि जो ससुर जी हैं उनकी अपनी तो कोई इनकम ही नहीं है, एक बात, कोई उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, दो बातें, और तीसरी बात ये कह रहे हैं को-पारेंटल प्रॉपर्टी जो उनके कब्जे में है उससे भी कुछ ही इनकम होती है, तो क्या तब भी देगी? देखो ऐसा है, यहां पर जो कोपार्सनली ये जो डॉटर इन लॉ की, इसका क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए कि ऑब्लिगेशन टू गिव मेंटेनेंस to the widowed daughter-in-law is dependent upon, this is not personal obligation, this is dependent upon the possession of the co-parental property। आप तभी आपसे क्लेम किया सकता है जब आप को-पारेंटल प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो, नंबर 1 बात। नंबर 2, उससे मीन्स हो इनकम के, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इफ फादर इन लॉ इज इन द पोजेशन ऑफ द को-पारेंटल प्रॉपर्टी, और कैसी? आउट ऑफ विच शी हैज नॉट टेकन एनी शेयर, ऐसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में हो, दिस कंडीशन फुलफिल्ड, एंड ऑल्सो इनकम इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दैट, इनकम वहां से डिराइव भी करें, अब कम कर रहे हैं ज्यादा करें इससे मतलब नहीं है, देन टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द विडोड, जो होना चाहिए उसमें वो अपना शेयर ले सकती हैं। 1 रुपए कमा रहे हैं, मेरा हिस्सा 54 का मुझे दे दो भैया, ठीक है। इसमें ये शर्त नहीं है कि हम ये भी देखे जाएंगे कि साहब फादर इन लॉ अपने को मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये कंडीशन नहीं है कि फादर इन लॉ इज नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ मर्सी, दिस इज द प्योर लीगल राइट डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन कंडीशंस, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन यू कैन नॉट गिव एनी मर्सी टू द फादर इन लॉ इन दैट केस। कम ऑन, बात समझ में आई? हाँ है ना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, उसके लिए आपको सेक्शन 4 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 4 पढ़िए प्लीज। सेक्शन 4 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 क्या कहता है ये? दिस इज सेक्शन 4, दिस टॉक्स अबाउट व्हाट? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, और इसकी जो रेलिवेंट क्लॉज है बी, मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूं, यहां पर रेलिवेंट केवल 4th है, बी पार्ट है, तो दिस इज सेक्शन 4 क्लॉज बी। Save as otherwise expressly provided in this act, any other law in force shall cease to apply to Hindus. Which law? Which was in force immediately before the commencement of this act. This act shall cease to apply to Hindus insofar it is inconsistent with any of the provisions contained in this act। अब इसको समझ लीजिए क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी विधि है, अन्य विधि है ना, जो कि कैसी थी? विच वॉज इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले वो इन फोर्स थी और उसके प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं with the provisions of this act, then that act shall cease to operate to Hindus, shall cease to apply to Hindus, वो हिंदुओं पर अप्लाई नहीं होगा। अब इसका उल्टा क्या करेंगे कि इसका मतलब यह भी तो हुआ कि अगर प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर मैं ये रेज करूं क्वेश्चन कि जो फादर इन लॉ है क्या उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से, व्हाट आई एम सेइंग, यहां पर बात कर रहे हैं को-पारेंटल प्रॉपर्टी की, सेक्शन 19 की बात कर रहे थे हम लोग, तो सेक्शन 19 तो स्पेसिफिकली कहता है ओनली फ्रॉम द को-पारेंटल प्रॉपर्टी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, समझे? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो क्या किन्हीं परिस्थितियों में वेदर विडोड डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी राइट मेंटेनेंस ले सकती है? दैट इज द क्वेश्चन।
सो ये अगर जो ओल्ड हिंदू लॉ है, ओल्ड हिंदू लॉ, प्लीज सी दिस, पढ़ लीजिए कुछ लाइनें। अंडर ओल्ड हिंदू लॉ प्रिवेलिंग बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि बिफोर 1956, जिसकी बात सेक्शन 4 क्लॉज बी करता है, ठीक। दिस राइट ऑफ मेंटेनेंस टू विडो डॉटर इन लॉ वॉज अवेलेबल इवन अगेंस्ट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर इन लॉ। 1956 से पहले विडो को यह अधिकार था कि वो अपने ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी मेंटेनेंस ले सकती थी। अब क्योंकि दैट लॉ इज नॉट इन एडिशन हुआ, दैट इज नॉट इनकंसिस्टेंट, दैट प्रोविजन ऑफ दैट लॉ इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 19 के अगेंस्ट नहीं जाता है, तो ये कहते हैं, ये दिस इज द वर्ड दैट इट मींस दिस राइट इज स्टिल अवेलेबल टू विडो डॉटर इन लॉ। वो अधिकार जो पहले अंडर ओल्ड हिंदू लॉ था, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द विडो डॉटर इन लॉ। इट मीन्स दैट even in certain circumstances, daughter-in-law can claim the right to maintenance against the self-acquired property of the father-in-law on that basis. Reference किसका होगा? Section 4B का, because जो prevailing law था at that time, that is not inconsistent with this act, therefore that will also be counted, and under that law she can claim maintenance in that case. तो दिस इज व्हाट अबाउट, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं रहा है इसमें, मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट रह गया हो समझाने के लिए, तो आई डोंट थिंक, सब पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं अच्छे तरीके से। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर, वी विल टेक अप द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो देखा नहीं मैंने। इफ विडो डॉटर इन लॉ हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्टिंग द रिलीजन बट लेटर ऑन अगेन बिकम्स हिंदू, देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस और नॉट। वेरी, शिवानी आज क्या खा के बैठी हो? वेरी गुड। इफ द विडोड डॉटर इन लॉ हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्टिंग टू अदर, देखो क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। इनका कहना यह है कि जो विडोड डॉटर इन लॉ है, अगर वो हिंदू नहीं रही, कन्वर्ट कर गई किसी और रिलीजन में, लेकिन दोबारा रिकन्वर्ट कर डाले वो अजय, ठीक है, तब क्या सिचुएशन होगी? Got it? Now please refer to, very very interesting Shivani, thank you very much. Go to section 2. Let's see section 2. Now please see the section 2 explanations A, B then C. 24 दोबारा पढ़ते हैं। सेक्शन 24 ने क्या कहा? No person shall be entitled to claim if he has ceased to be a Hindu. 24 सेक्शन 24 शिवानी वरदान की क्वेरी थी कि अगर वो हिंदू से कन्वर्ट करती हैं दूसरे रिलीजन में और फिर रिकन्वर्ट होकर के हिंदू हो जाती हैं, तो क्या तब भी उनको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब हम सेक्शन 24 को ढंग से पढ़ते हैं, उसके इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहां पर यू सी सेक्शन 24 में नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस व्हेन इफ ही हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू। तो यहां पर जो राइट है 24 में, सेक्शन 24 में जो राइट का जो एंटाइटलमेंट है जो खत्म होता है, वो कब खत्म होता है? व्हेन यू आर नॉट ए हिंदू नाउ, ठीक। बट इफ यू बिकम हिंदू, एज पर सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन सी, एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू शैल बी कंसिडर्ड टू बी हिंदू। तो आफ्टर कन्वर्जन जो कंडीशन है कि वो हिंदू ही होना चाहिए, द क्लेमेंट शैल बी ए हिंदू। इट डजंट मैटर वेदर कन्वर्जन रिकन्वर्ट करके प्रोसेस किया था, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन इफ आफ्टर रिकन्वर्टिंग शी इज ए हिंदू, द क्वेश्चन इज दिस, जब वो फाइल करेंगी पिटीशन, व्हाट विल शी से? आई एम ए हिंदू। समझे? तो सेक्शन 24 उन पर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इवन दो शी हैज रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ही शी विल बी कंसिडर्ड टू बी ए हिंदू बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 प्रोविजन क्लॉज सी। इज इट क्लियर टू यू ना? और बताइए। सो शी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। हाय ना, बताइए। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।